हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आपने पिछले लेक्चर पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। और पिछले लेक्चर में आपने बहुत सारी बातें अभी तक सीख ली होंगी। अब तक ग्राफ की हल्की हल्की इंफॉर्मेशन आपने प्रैक्टिस करी होगी, सवाल बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा। अब ग्राफ के इस्तेमाल से हम सवालों को कैसे बेहतर सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब जो सेक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जब इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो काइनेमेटिक्स की एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको क्या है, इसमें फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं। ठीक है ना, फिक्स पैटर्न। अगर आप धीरे धीरे जब 2-3 बार सवालों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पैटर्न्स भी याद हो जाते हैं कि अच्छा ये सवाल इस तरीके से बनना है। ठीक है, ये मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ, कैच पॉइंट बता रहा हूँ इस चैप्टर का। तो बात क्या है कि सवाल से शुरू करते हैं। हम जो सेक्शन सीखने वाले हैं, सेक्शन लिख देता हूं मैं आपको, यूज ऑफ ग्राफ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं वो सिखा रहा हूं आपको या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो सवाल भी लेना पड़ेगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ टाइम आप लिखते रहो सवाल, ऑफ 10 सेकेंड। और इस क्लास को, ये जो चल रही है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ही लो जैसे आप एक नॉर्मल मजे लेके पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे किस्से भी आपको धीरे धीरे सुनाता रहूंगा ताकि आपको दिल लगे क्लास में, ऐसे बोरिंग सी क्लास ना लगे। क्योंकि अगर सामने बैठे होते तो मैं बड़ा मजे लेके पढ़ाता हूँ, लेकिन अब कैमरे के सामने बात करना ये थोड़ा सा अजीब सी बात हो जाती है। देन ही मूव्स विद अ कांस्टेंट velocity for 20 सेकेंड एंड देन फाइनली। अब ये इतना बड़ा सवाल, और आप देखना हम थोड़ी सी बस लिखेंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे और इसको निपटा देंगे सवाल को, खत्म। देन फाइनली कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, ठीक है, विद एन डी एक्सेलरेशन, विद एन डी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बतानी है एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी इज। आप इसको ट्रेडिशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करेंगे तो सवाल आपका, आप खुद करके देखना, सवाल आपका बड़ा बनेगा। अब चूंकि मैं तो ग्राफ सिखा रहा हूं आपको, इस जैसे सवाल हम पहले करके आए हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ये। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो अपन ऐसे सवालों में हमेशा मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मैं वीटी ग्राफ बना लेता हूं। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो तुम्हें क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहली लाइन से पढ़ना शुरू करो। बनाते कैसे हैं वो बता रहा हूं। वीटी ग्राफ ही क्यों बनाया, वीटी ग्राफ का लॉजिक है क्योंकि वीटी ग्राफ से क्या आएगी, एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस आएगी। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका एरिया डिस्टेंस दे देगा, टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दोगे। सही है, अब आगे चलो। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट करता है विद एक्सेलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेशन कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता है उसका इस्तेमाल करना है, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बना 4 टाइम 10 सेकेंड, तो ये कितने सेकेंड के लिए, ये 10 सेकेंड के लिए ये कुछ है। देन ही मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 सेकेंड के लिए चला।
यानी कि ये वाला कितना सेक्शन चला, ये 20 सेकंड के लिए। और फिर ये क्या किया, देन फाइनली कम्स टू रेस्ट विद एन डी एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे ये टाइम कितने, ये डी एक्सेलेरेट करके आया और ये टाइम गिवन नहीं है। डन है। ये टाइम इस सेक्शन का जब ये डी एक्सेलेरेट हुआ तो मुझे टाइम नहीं पता है, पर हाँ मुझे पता है ये डी एक्सेलेरेट यहाँ कितने से हुआ है, एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने से डी एक्सेलेरेट हुआ है, पहले ये एक्सेलेरेट हो रहा था कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जब ये एक्सेलेरेट हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कितना, 10 सेकंड बाद। सो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, u प्लस 80। सो v विल बी इक्वल टू, u कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितना है 2, कितने टाइम 10 सेकंड, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आया, 20 आ गया। डन है। अब 20 से फिर ये डी एक्सेलरेट हुआ, 20 से 0 आया। तो इस सेक्शन के लिए ये टाइम निकालने के लिए अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनली 0 आया, पहले कितना था, 20 था। कितने से डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो डायरेक्शन उल्टी होगी, सीधी सी बात है, इनटू टी। यानी कि टाइम कितना आ गया, 20/1 विल बी इक्वल टू, एक्सेलेरेशन 1 है ना, तो ये कितना आ गया जी, 20 सेकेंड। तो ये वाला टाइम कितना आया तुम्हारे पास, 20 सेकेंड। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सो माई एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू हो जाएगी जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 20 प्लस ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि 20 इंटू 20 बच्चे, प्लस अगेन हाफ इंटू 20 बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई टोटल टाइम 20 40 और 10 50। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा कट करो, 5 आया, ये 10 आया, यानी कि 100 प्लस 400 प्लस ये कितना है 200 डिवाइड बाई 50, कितना आया 700/50, तो ये कितना आया 14 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ का इस्तेमाल करके इस सवाल को बहुत इजीली और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। डन है। ये क्या है, तुम्हारा VT का एरिया क्या देगा, तुम्हारा डिस्टेंस देगा। ठीक है, अगर नीचे एरिया होता तो उसको आप ऐड कर देते। क्लियर है, ये बात हम सीखे और मैंने बहुत ही क्लैरिटी से आपको ये बात समझाई थी। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हुआ, अब ग्राफ का इस्तेमाल ये आप सीखने लग रहे हैं धीरे 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 धीरे। आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें आना तो सब कुछ चाहिए ना, कई चीजें किसी से आसान बनेंगी। अभी आप देखोगे टर्निंग पॉइंट का सवाल इससे बहुत आसान बन जाएगा। अब आप ये वाला सवाल भी देखो, ये वाले सवाल में आपको थोड़ी सी सेंस बनेगी कि हाँ मतलब ग्राफ का इस्तेमाल क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, कि आप सीखो इस बात को। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन लिखो, आप लिखना शुरू करो। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a car starting from rest is accelerated at constant rate, is accelerated at constant rate until it attains a speed of 16 मीटर पर सेकेंड। तब तक एक्सेलरेट करते हैं जब तक 16 मीटर पर सेकेंड अटेन ना कर ले। इसके बाद इट मूव्स, तो देखो ये एक फिक्स पैटर्न के सवाल है कि एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर डी एक्सेलरेट। इन सवालों को हमेशा VT ग्राफ से ही बनाना है, ये पहचान है। वो पहचान तो आपको याद करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, और वो कैसे याद होगी, विद प्रैक्टिस। इट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड फॉर सम टाइम। ठीक है जी। देन इट इज रिटार्डेड, देन इट is retarded at other
constant rate until it comes to rest, considering that the car moves with constant speed for half of the time of total journey। देख रहे हो सवाल कितना बड़ा होता जाने लग रहा है, ऐसे पढ़ने में ही कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है। अभी देखना, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। आपसे बहुत बड़ा सवाल वो क्यों पूछेगा, ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूं। अरे भाई नीट का पेपर है, आप समझो, आप नीट का पेपर है, जेई मेंस में भी इतने बड़े सवाल क्यों देगा वो। जेई मेंस में तो चलो उसका फिर भी हक बन जाता है क्योंकि 25 सवाल एक घंटे में करने होते हैं, लेकिन 45 सवाल भाई आपको 50 मिनट 55 मिनट में, तो वो क्यों पूछेगा। तो अगर आप ध्यान से, अब मुझे पता है मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, जब भी ये इंक्रीज करे कांस्टेंट उस पे रेट से फिर बढ़े, तो सीधी सी बात है कांस्टेंट रेट से तो ग्राफ क्या याद है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और कम्स टू रेस्ट, तो ग्राफ तो यही बनना है। ये तो फिक्स है। इस तरह के सवाल आप बहुत एनकाउंटर करोगे, मतलब बहुत आपको मिलेंगे। और ये कह दिया आपको कि ये एक्सेलरेट करके 16 मीटर पर सेकंड से, ये मैंने मान लिया T1। अगर मैं इस टोटल जर्नी को, इसने बोला है T, तो ये कह रहा है कि हाफ जर्नी ये कितने से चला, यहाँ पे कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर हाफ द टाइम ऑफ टोटल जर्नी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दे दिया, डन है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अगर मैं इसको T2 मान लूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि T1 प्लस T2 प्लस T/2 शुड बी इक्वल टू T, यानी कि T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू T/2। अरे हाँ है ना। अब मुझे पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहोगे हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा जी, एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया यानी कि ये तीनों का, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये स्क्वायर, तो एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ इंटू T1 इंटू 16 प्लस 16 इंटू T/2, क्योंकि ये कितना है T/2 है ना भाई, ये प्लस हाफ इंटू T2 इंटू 16 डिवाइड बाई टोटल टाइम T, दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना हो गया 80, 2 से कट गया 8। यहाँ मजेदार बात देखना, अब आप 8 T1 प्लस T2 आ गया डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो ये 80 प्लस 8 इंटू T/2, T1 प्लस T2 ये हो गया ना T/2 डिवाइड बाई T, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 12T डिवाइड बाई T, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इतना बड़ा सारा दिखने वाला सवाल आपका कुछ लाइनों में ही सवाल हो जाता है। आप समझे हो कितना बड़ा सवाल आपने पढ़ा, आपने एक ग्राफ बनाया, ये तो चलो मैंने लिखने के लिए लिख दिया, बच्चा तो सीधा ही कर लेगा ना, यहाँ से T1 प्लस T2 उसको दिख गया, वो जैसे ही वो तो सीधा ये वाली लाइन लिखेगा ना, यहाँ से शुरू करेगा और ये लिख के 12 मीटर पर सेकंड निकाल कर आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये अप्रोच नहीं आती तो आप फंस के खड़े हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात गारंटीड है भाई। मैं हर साल बच्चों को फंसते हुए देखता हूं, पिछले 6 साल से तो मेरा यही तजुर्बा है। खैर, अब अपन बात करते हैं किसकी जी, अगले सवाल की। बच्चे अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि ये कुछ इस तरीके से आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ये ऐसे, ठीक है जी, ये ए है, ये बच्चे बी है। आपको इंफॉर्मेशन क्या है, एट टी इज इक्वल टू 0 ए एंड बी, ए एंड बी ये दो हैं, ये कोई भी दो मोशन है ए और बी, कुछ भी मान लो, गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो। ए और बी जो है वर
at same point on road, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे खड़े हुए हैं। तो आपने ये पॉइंट आपने पकड़ने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप कोशिश करो। ट्रक ए और बी ट्रक मान लेते हैं अपन, ये ट्रक है। सो ट्रक ए और ये है तुम्हें गिवन है T1। ट्रक ए ओवरटेक ट्रक बी। सेकंड बच्चे, एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रक ए इज इक्वल्स टू ट्रक बी। फिर क्या कह रहा है थर्ड, स्पीड ऑफ ट्रक ए ट्रक ए डिक्रीजेस एंड बी इंक्रीजेस। फोर्थ वाला, ट्रक ए इज अहेड ऑफ ट्रक बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? तो सबसे पहले सवाल कुल मिला के बात यह है कि सवाल ये कह रहा है कि दोनों ट्रक ए भी और बी भी दोनों सेम पोजीशन पर खड़े हुए हैं। फिर इसके बीच का ग्राफ बताना है। वीटी ग्राफ, जब भी आपको दिखे वीटी ग्राफ, तो आपको क्या सिखाया गया है? वीटी ग्राफ में जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। और ये तो ऊपर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में तो बराबर होंगी। सीधी सी बात है, एरिया पॉजिटिव बनेगा ना दोनों के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है ट्रक ए ओवरटेक्स ट्रक बी, और ये कब के बारे में है? ये एट टी इज इक्वल टू T1 की बात कर रहा है। ये एट टी इज इक्वल टू T1, ठीक है जी। एट टी इज इक्वल टू T1 पे कह रहा है ट्रक ए ओवरटेक्स ट्रक बी। पहले आप ये देखो कि इससे इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है। आप ये देखो, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसका वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन। यहाँ स्लोप तुम्हारा क्या है? देखो स्लोप क्या है तुम्हारा? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ स्लोप क्या है तुम्हारा? ये डिक्रीज हो रहा है। ये देखो स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। तो ए का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बी का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है और इसका एक्सेलरेशन वो बढ़ रहा है, लेकिन है पॉजिटिव ही। मोशन एक्सेलरेटेड ही है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज, यहाँ 10 से, फिर ये ए वाला 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, फिर 8, फिर 7, फिर ऐसे चला गया। ये कम से स्टार्ट हुआ और ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है बी का। यानी कि मुझे पता चल गया एक्सेलरेशन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है, बट पॉजिटिव है पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रक ए ओवरटेक्स ट्रक बी इस पॉइंट पे, ट्रक ए ओवरटेक्स ट्रक बी। भाई एक बात बताओ, टी इज इक्वल टू T1 पे आपको क्या पता चल रहा है? आपको बस ये पता चल रहा है इसका एक्सेलरेशन अलग है और इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चल रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना भाई, क्या आपको इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन पता चल रही है? तो एट टी इज इक्वल टू T1 पे हुआ क्या है? अगर आप इस एरिया की बात करें, ध्यान से देखना, अगर आप ये एरिया, ठीक है, ये तो किसका है? बी का एरिया है। और ये वाला एरिया ये रेड से बना लेते हैं, ए वाला एरिया मैं रेड से बना लेता हूं। ये देखो कौन सा एरिया ज्यादा है? आपको नहीं लगता कि रेड वाला एरिया ज्यादा है? अगर रेड वाला एरिया ज्यादा है तो एट टी इज इक्वल टू T1 पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। ए का ज्यादा है तो ए को आगे बनाओ और बी को पीछे बनाओ। ये एट टी इज इक्वल टू T1 की कहानी है। अरे हाँ या ना भाई, ए आगे रहा, बी ऐसे रहा, तो ओवरटेक तो कहीं पीछे ही कर लिया होगा भाई। अरे समझ रहे हो? तो टी इज इक्वल टू T1 पे थोड़ा ना ओवरटेक करेगा, वो तो पीछे ही कर लिया होगा कहीं। T1 की तो ये पोजीशन है। आप देखो रेड वाला ये जो एरिया है, रेड वाला ए के नीचे का एरिया ज्यादा है, बी के नीचे का एरिया कम है। एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रक ए नहीं, आप देखो एक्सेलेरेशन तो अलग अलग है, तो ये भी गलत बात है। अरे स्लोप देख लो ना भाई, ये स्लोप ये बन रहा है,
इसका स्लोप ये बन रहा है, तो दोनों का स्लोप ही अलग अलग है, टेंजेंट ही अलग है, सॉरी टेंजेंट का स्लोप ही अलग अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ ट्रक ए डिक्रीज, स्पीड ऑफ ट्रक ए डिक्रीज, और भाई स्पीड तो दोनों की बढ़ रही है ना, यहाँ से देखो ना, टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0 से t1 स्पीड तो क्या है, बढ़ ही रही है ना, ऐसे देखोगे ना भाई स्पीड तो बढ़ ही रही है ना ऐसे, यहाँ तक, ये भी गलत है। ट्रक ए इज अहेड, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया, समझ रहे हैं आप। तो ग्राफ पढ़ के इस तरीके से आपसे वो सवाल भी पूछेगा, तो आपको सारे सवाल बताने आने चाहिए। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये स्लोप से आया है, एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रक ए, आप अगर ये मैं अलग से बता देता हूँ, ये बच्चे पूछ लेते हैं, कई बार फंस जाते हैं, पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भैया। ये देखो, अब स्लोप आप कैसे, ये बी है, ये ए है, यहाँ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, और इसका टेंजेंट ये है, तो ये स्लोप बना। अब इसका ए का टेंजेंट ये है, तो ये स्लोप बना, ठीक है। तो दोनों का एंगल ही अलग अलग है, तो टेंजेंट का स्लोप ही अलग अलग है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर आप लिखें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। अगर ये ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में बच्चे आई होगी। अब हम थोड़ा एक स्टैंडर्ड तरह का सवाल है, स्टैंडर्ड है, आपको अपने हर कोचिंग के मॉड्यूल और आपको टेस्ट पेपरों में खूब आता मिलेगा, भर भर के आता मिलेगा। तो वो सवाल क्या है, उस सवाल के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, और स्टैंडर्ड है, आपको इसका रिजल्ट ही याद रखना है। क्या रखना है आपको, इसका रिजल्ट याद, आपको देखते ही पता भी लगने लग जाएगा, हर बच्चे के याद हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको पहले ही आपको वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सवाल ये कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड है, लिख लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड है, आप अपने नोट्स में भी लिख लो, रिजल्ट याद रखना है, लेकिन रटना नहीं है भाई, रटने में और याद करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। क्या है, जमीन आसमान का फर्क। तो आपको रिजल्ट का क्या है, याद रखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट याद रखने का मतलब क्या है, आपको पूरा प्रोसेस भी आना चाहिए कि निकाला कैसे है। तो है क्या कि एक कार है, स्टार्ट, आप समझ जाओगे कि ग्राफ का यूज होना है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स with constant acceleration alpha for some time, डन है जी। then it retard uniformly at rate beta and finally comes to rest its total time of motion its total time of motion is t। तो आपको पहला ड्रॉ वीटी ग्राफ, वो तो आसानी है, अब आप तुरंत बना देंगे। सेकंड, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। फिर दूसरा फाउंड, सॉरी फाइंड आउट, फाउंड लिख रहा हूं, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी। थर्ड, टोटल डिस्टेंस। अगर कभी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो आप खुद से सही कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ और सोच रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप वो ध्यान रखना थोड़ा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, क्योंकि एक बार लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो गया तो चीज़ें फिर रिकॉर्ड ही हो जाती हैं। तो फिर क्योंकि अभी मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस डालूंगा, तो वो फिर मेरे लिए बहुत टिपिकल सा हो जाएगा।
तो आप थोड़ा सा खुद से भी थोड़ी जिम्मेदारी रखें आप लोग। तो ये वी टी ग्राफ पहले बनाओ। तो मुझे पता है वी टी ग्राफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से रेस्ट से शुरू हुआ, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसके बाद ये कह रहा है आपसे ये अल्फा हो गया, अल्फा से बढ़ रहा है ये फॉर सम टाइम, मुझे नहीं पता फॉर सम टाइम, तो ये टाइम मैंने लिख लिया, ये टाइम है जी t1। देन अब ये यहाँ पहुंचा, ये इतनी v मैक्सिमम इसने गेन की, फिर ये क्या किया, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करने का मतलब है कि अब स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव आना चाहिए ना, तो ये बीटा से 4t2 टाइम के लिए ये रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, ये जर्नी का टोटल टाइम दे दिया इसने t। फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ये पूछा। तो मुझे सबसे, ग्राफ तो बन गया, सबसे पहले मुझे पता है t इज इक्वल टू t1 + t2। ठीक है जी। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या v मैक्सिमम ये जो है, क्या इसको v मैक्सिमम जो ये है, क्या ये अल्फा क्या है, ये अल्फा तो स्लोप है ना, vt का जो स्लोप है, तो ये अल्फा क्या है, स्लोप। अल्फा क्या है और बीटा, ये दोनों क्या हैं जी, स्लोप। डन है। स्लोप की तो वैल्यू है, क्योंकि vt ग्राफ का तुम्हें स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन ही तो गिवन है, अल्फा और बीटा। तो क्या मैं अल्फा को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो अल्फा ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, v मैक्सिमम डिवाइड बाई t1। तो सिमिलरली बीटा को भी लिखा जा सकता है क्या, v मैक्सिमम डिवाइड बाई t2। अब कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है किस बात में को लेके, इस बात को लेके कि सर यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बीटा तो नेगेटिव है ना, रिटार्डेशन। समझ रहे हैं आप, क्या है ये, रिटार्डेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैं माइनस ले भी लूंगा तो ये स्लोप जब मैं लिखूंगा तो ये नेगेटिव ही तो लिखूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन की भी बात करें। ठीक है भाई, अगर ये स्लोप मैं कह रहा हूँ ये -5 है, तो भाई ये स्लोप नेगेटिव ही तो आएगा, तो ये -v मैक्सिमम बाई टी, सिंपल नंबर्स में अगर मैं बात करूँ तो यही तो बनेगा t2। तो इसलिए बीटा क्या होगा, v मैक्सिमम बाई t2। इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस से दोनों तरफ कट ही जाएगा। क्लियर है। तो अब ये t इज इक्वल टू क्या बन गया तुम्हारे पास, t1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, v मैक्सिमम बाई अल्फा प्लस v मैक्सिमम बाई बीटा, t2 की जगह। यहाँ से निकल के जब आप रखोगे तो ये v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आपको कोई साइन पुट नहीं करना है, वो सब एलिमिनेट हो चुका है। वी मैक्सिमम की वैल्यू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आपको सवाल में जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है, टोटल टाइम पुट करना है, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर इस एरिया को A1 A2, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आ जाओ जी। टोटल डिस्टेंस के लिए दिख रहा है आपको ये, हाँ आ जाओ, ऐसे कर लो। तो टोटल डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं बच्चे, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा जी A1 + A2, यानी कि हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है T1 इंटू वी मैक्स प्लस हाफ इंटू बेस T2 इंटू वी मैक्स, यानी कि वी मैक्स बाई 2 T1 + T2। ये क्या है, टोटल टाइम, यानी कि वी मैक्स बाई 2 इंटू टोटल टाइम। अब आप मुझे एक बात बताओ, वी मैक्सिमम की वैल्यू रख लो, सो हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यानी कि आंसर क्या आया बना आपका, यहीं साइड में लिख देते हैं, हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच यू हैव टू रिमेंबर। समझ रहे हैं आप। तो ये पूरा सवाल का क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये भी तुम्हारा क्या है, ये वाली चीज, इसको मैं अलग पेन से मार्क कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया तुम्हारा, और एक ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये विद प्रैक्टिस आपके याद हो जाता है, जब भी आपको ये सवाल दिखेगा आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, और तुरंत आप इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। जैसे कि अब इस पे बेस सवाल अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, हम सवाल की बात करते हैं।
अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो वो अपन शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि अब अगर आपको चीजें सीधी याद है तो कैसे, अरे चल जा भाई, जैसे सवाल आ गया आपके पास, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration 2 meter per second square, then it retard। आपको सवाल पढ़ते ही वो बात समझ में आनी चाहिए जो पढ़ा हुआ है, रिटार्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है जी, विद 3 meter per second square and comes to rest। एकदम डायरेक्ट सवाल, comes to rest in 5 सेकेंड। ये पूरी चीज का जो टाइम लगा वो कितना लगा, 5 सेकेंड। ये आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट। दूसरा आपसे पूछ लिया टोटल डिस्टेंस, क्या पूछ लिया जी आपसे, टोटल डिस्टेंस। अब भैया तुरंत मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई कि मैंने पढ़ा था, अच्छा कुछ कुछ तो पढ़ा था, तो मैंने वीटी ग्राफ जब भी इस तरह का आए तो मैंने क्या बोला है आपको कि हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। वहां से आपको फिर बनाने के बाद आपको खुद आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, रेस्ट से ऐसे गया, फिर रेस्ट पे आ गया कुछ इस तरीके से, यानी कि अल्फा और बीटा आपको गिवन है और ये टोटल टाइम गिवन है कितना जी, 5 सेकंड। तो तुरंत दिमाग में आ गया कि अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्सिमम अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 3, रिटार्ड कितने से कर रहा है, 3 से, अपॉन 2 + 3। यहाँ रिटार्ड का मतलब यहाँ साइन मत ले लेना, वो साइन तो कट चुका है, तो यहाँ तुम्हें साइन वाइन की टेंशन नहीं लेनी है, सीधा पुट करना है बस, इंटू 5, 2 + 3 5, 5 से 5 कट गया, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया जी, डिस्टेंस हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। सो डी विल बी इक्वल्स टू हो गया हाफ इंटू 6/5 इंटू 5 का स्क्वायर, कट गया, 2 × 3 = 6, यानी कि डी आ गया 3×5 = 15 मीटर। आई होप कि आपके ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट हटके, जो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, और सवाल वही है, सवाल इसी लॉजिक पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा आप देखो वो घुमा के पूछेगा आपसे। लेट्स सपोज अब की बार उसने कैसे पूछ लिया आपसे, सवाल पूछ लिया आपसे, भाई यही तो कंपटीशन है कि वो सीधा नहीं, थोड़ा सा घुमा कर बस हमें वहां तक पहुंचना है। अब आप एक बार सवाल पढ़ो, पोज करना, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि आपका बना है नहीं बना है, फिर अपन सॉल्यूशन तो करते ही रहेंगे। maximum and minimum acceleration or de-acceleration that train may have is a minimum time in which train may reach one station to another separated by distance d is। और ये ए ऑप्शन है आपके पास √d/a, बी ऑप्शन है आपके पास √2d/a, सी ऑप्शन है आपके पास ½ d/a, और डी ऑप्शन है आपके पास 2√d/a। ये सवाल आपके पास आ गया। अब मेरे दिमाग में क्या है, करूं कैसे, तो करूं कैसे, तो पहले लाइन पढ़ो भाई। मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन जो
ट्रेन का हो सकता है वो ए है, यानी कि ए से ही वो एक्सेलरेट करेगी, ए से ही रिटार्ड करेगी, और कहना ये चाहता है कि ये स्टेशन 1 है और गाड़ी यहाँ तक पहुँचनी है स्टेशन 2 तक। अब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी भाई, पॉसिबिलिटी मतलब होगा क्या, या मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचेगी उसके बाद रिटार्ड करेगी, कुछ ऐसे ही तो होगा। यहाँ एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट करेगी, स्पीड बढ़ेगी कांस्टेंट। अब ये ए से ही और ए से ही घट सकता है भाई, आपको गिवन है ना कि ए से ही रिटार्ड करना है, ए से ही एक्सेलरेट करना है, तो इसका मतलब आपको नहीं लगता अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वी टी, तो कुछ ऐसा है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है और डी एक्सेलरेट हो रही है, ए से ही एक्सेलरेट, ए से ही डी एक्सेलरेट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? टाइम पूछा है टी, तो आपको नहीं लगता ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, इसका एरिया यानी कि डी डिस्टेंस, यानी कि डी विल बी इक्वल्स टू, आपको नहीं लगता मैं हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ से टाइम नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब टी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए स्क्वायर बाई 2a इंटू टी स्क्वायर, ए से ए कट गया, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4d/a, यानी कि टी कम्स आउट टू बी 2√d/a। भाई 4 का तो रूट 2 आ गया ना, 12 आ गया, सो ये डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी अब देखो, ये सवाल यही है, वही हाफ अल्फा बीटा वही सवाल है, लेकिन ये ट्रेन की लैंग्वेज में अब आपको ये सवाल, अब बच्चा पढ़ेगा कि अरे यार ये तो पता नहीं कैसे होगा, जबकि लॉजिक देखो ना आप, सवाल सेम बन रहा है। आगे चलते हैं जी। ऐसे बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव जर्नी में है ना। तो अब जैसे मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ी, आपने पिछले लेक्चरों में थ्योरी देखी है, ठीक है, तो आप खुद भी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप देखो, आप अगर इस चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई भी टीचर आपको कॉम्पिटिटिव, चाहे आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हो, अगर आप अपना दिमाग नहीं चला रहे और आप ये सोच रहे हैं कि टीचर जो सिखा देगा वही पेपर में आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आते हैं, सेम सवाल रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, और अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो आप अच्छे, क्योंकि इन द लास्ट गोल क्या है लाइफ का, अच्छा डॉक्टर बनना। अगर आप अपना दिमाग चलाना नहीं सीखेंगे तो अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे, फिर बाद में जाके भूखे मरोगे। तो एक सवाल अब जेई मेंस में कैसे आया, ए स्कूटर एक्सेलरेट, ये जो सवाल है वो जेई मेंस 2021 का सवाल है, ठीक है जी। स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम, अब ये चीजें क्योंकि उसी तरह पे बेस्ड में ये चीज करा रहा हूं, तो आपको पता लगना चाहिए कि अच्छी आ तुरंत, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, तो आपके दिमाग में तुरंत आना आ जाना चाहिए कि अच्छा एक्सेलरेट कर रहा है एट कांस्टेंट रेट, तो वीटी ग्राफ बनाना है। पहली लाइन पढ़ते ही कुछ कुछ समझ में आ जाए कि वीटी ग्राफ से भी अपन कर सकते हैं, करना ही है मतलब, एंड देन रिटार्ड एट कांस्टेंट रेट a2 for time t2 and comes to rest, the correct value, the correct value of t1/t2। ये आपसे पूछा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अपन वैसे ही कर लेंगे, तो ये पोज करके आप सवाल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा भैया, पहले ग्राफ ग्राफ खींच लूँ मैं, ये वी हो गया, ये टी हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई, ये ऐसे रिटार्ड हुई, ये a1, ये a2, ये टाइम दे रखा है जी t1, ये टाइम दे रखा है t2, ये हो गया तुम्हारा v मैक्सिमम, यही तो है, क्या है तुम्हारा v मैक्सिमम। a1 को कैसे लिखा जा सकता है, v मैक्स बाई t1, इक्वेशन नंबर 1। a2 को कैसे लिखा जा सकता है, v मैक्स बाई t2, ये तो मैं पीछे लिखना सीखा ही है, अरे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो a1/a2 विल बी इक्वल्स टू t2/t1, मेरे से पूछा है t1/t2, तो ये हो जाएगा जी a2/a1, ये वाला ऑप्शन में टिक करूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा, यही इसका आंसर था। तो आप समझ पा रहे हैं। और हाँ, ये रिटार्ड कर रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ
ये स्लोप नेगेटिव है, रिटार्ड का मतलब फिर आपको यहाँ भी साइन लेना पड़ेगा, वो तो माइनस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, तो उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इतना ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत तुम्हें आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अब एक इसी पे बेस्ड, ग्राफ पे बेस्ड सवाल है, ठीक है, बड़ा अजीब सा दिखने वाला सवाल है और है बहुत आसान, तो वो भी अपन कर लेते हैं। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, एल्फ रिटार्ड, ये जो अभी हमने 3-4 सवाल किए, ये एक प्रॉपर एक सेक्शन है, इस तरह के सवाल ऐसे ही तुमने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंट उस पर आ जाते हैं, जॉनर के सवालों पे। ये कहता है आपसे कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी, मूव्स विथ moves sorry along a straight line, covers a distance s with constant acceleration a, ठीक है। इसके बाद then moves with constant speed and covers 2s distance, ठीक है, 2s डिस्टेंस कवर करता है। आफ्टर दैट to retard and covers 3s distance, and finally comes to rest. Find out average velocity divided by v मैक्सिमम, इसका रेशियो पूछ लिया आपसे, ठीक है। इस तरह का सवाल कभी भी आए, ऐसे रेस से स्टार्ट हुआ कांस्टेंट, हमेशा तुरंत सॉल्यूशन पहले झटके में ही दिमाग में क्या आना चाहिए तुम्हारे, कि भैया मेरे मास्टर ने बताया था कि वीटी ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। स्टार्ट हुआ तो कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर रेस्ट में आया, ये T1, ये T2 लिख लो, ये S चला, ठीक है, पहले एक्सेलरेट हुआ और कहाँ पहुंचा, वी मैक्स, फिर इसके बाद 2s चला कांस्टेंट स्पीड से, फिर फाइनली 3s डिस्टेंस चला रेस्ट में आने के लिए। अब मुझसे पूछा गया है ये एवरेज वेलोसिटी रेशो, ठीक है, वो मैं बात की बात है, T1, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया, इस टाइम को ये T2 हो गया, ये मान लिया मैंने T1। आप मुझे ये बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ वीटी, भाई वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ तो प्लस माइनस की दिक्कत ही नहीं है, एरिया ऊपर ही है, अगर एरिया नीचे भी होता तो नीचे वाले को माइनस करना पड़ता, लेकिन वो तो सवाल ही नहीं है, ऊपर ही एरिया तो सब प्लस ही है, तो यानी कि ऊपर वाले को एरिया को आप डिस्प्लेसमेंट को, इसका एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी गिवन है, 3s 2s और ये s कितना हो गया 6s, ये तो ऑलरेडी गिवन है, टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 वी एवरेज। तो अब बात क्या है, बात ये है कि s को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ इंटू बेस T1 इंटू वी मैक्स, देख रहे हो कितनी खूबसूरती से आपको क्या गिवन है, वी मैक्स इंटू T2, और 3s क्या बना तुम्हारा, हाफ इंटू इसका एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है T2 इंटू हाइट कितनी है वी मैक्स, तो ये है ना हाइट, तो और ये T3 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऐसे तो लिख रहे हैं, तो अब यहाँ बस इसको पुट करना है, वी एवरेज 6s, T1 बताओ, यहाँ से T1 निकालो जी, निकालो बच्चे, तो T1 2s बाई वी मैक्स प्लस
2s बाई वी मैक्स प्लस 6s बाई वी मैक्स। तो इसको एलसीएम लोगे तो ये वी मैक्स ऊपर चला जाएगा और ये तो सब जुड़ ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6s बाई 6 और 2 8 और 2 10 10s इंटू वी मैक्स वी एवरेज। समझ रहे हो? तो फाइनली आपका आंसर आ गया, वी एवरेज बाई वी मैक्स विल बी इक्वल्स टू 3/5। ये आपको टिक करना है और आगे निकल जाना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने कैसे किया है ये। तो कुल मिला के ये ग्राफ जैसे ही आपने ड्रॉ किया, ये ग्राफ जैसे ही आपने ड्रॉ किया, आपको समझ बन गई। क्या बनी? समझ बन गई। ठीक है। आप जब इनको करना क्या है, जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बना के अपनी कॉपी साइड में रखो, साइड में रख के वो एक एक सवाल खुद से बनाना है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है जो बच्चे लर्न कर रहे हैं। देखो क्या है, जो शहरों के बच्चे हैं या जो बच्चे अच्छी सिटी में रह रहे हैं, टायर 2 की या टायर 1 में तो ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ बच्चे अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और गांव के बच्चे, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती तो वो लेट स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 11th क्लास में पहुंचते हैं ना, 11th क्लास में जब हम पहुंचते हैं, तो वहां वो बच्चा भी होता है जो 8th क्लास से कोचिंग ले रहा है, और वो बच्चा भी आता है जो सीधा गांव से उठ के आया है। तो इस बच्चे के हिसाब से तो इसकी जिंदगी का कॉम्पिटिटिव जर्नी का 20वां चैप्टर चल रहा है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, और इसका तो अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना। ये तो उस कॉम्पिटिटिव माहौल में जो 8th क्लास से पढ़ रहा है तो ढल चुका है, इसको ढलना है अभी। तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को मायूस ना करें, उदास ना करें। एक प्रोसेस है, वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इस प्रोसेस से मैं भी एक गांव का बच्चा था, मैं भी एक गांव से निकला था। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो आपको डेफिनेटली, आप 2 महीने 3 महीने आप जब रिपीट करेंगे तो आपको मैं 110% कह सकता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है। नोट्स का मतलब सिंपल ऐसे रीड करना नहीं होता, घर जाके ऐसे रीड कर लो, नहीं। आपकी जो भी कोचिंग में जो भी सर पढ़ा रहे हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट यू हैव टू डू इज, घर जाओ, कॉपी एक बार रिवाइज करो, उसके बाद जो जो सवाल सर ने बताए हैं इसको नीचे कवर कर लो ना। आप एक काम करो, आप अपनी ऐसे एक कोई भी कॉपी रखो, लेट्स सपोज ऐसे, और आप इसको ऐसे कवर कर लो। आप खाली क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के आप फिर उसका खुद से सॉल्यूशन लिखो। जब आप खुद से, पहला काम इंसान को यही करना चाहिए। उसके बाद वो करने के बाद फिर तुम कहां बढ़ो, जो तुम्हारे मॉड्यूल के सवाल है। लेट्स सपोज आपके मास्टर ने या आपके टीचर ने 15 क्वेश्चन आज के होमवर्क में दिए हैं, 15 के 15 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपसे पहला ना बने, दूसरा ना बने, तीसरा ना बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 15 के 15 सवाल ये पता होना चाहिए कि सवाल में है क्या। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ना जरूरी है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और अपने सर से जाके ये पूछो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, कल मैंने ये समझा था क्लास में बैठ के, तो मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा सवाल क्यों नहीं बन रहा है। दिस इज द वे कि आप इम्प्रूव करेंगे। आप खाली अगर टीचर के सामने ले जाके अपनी कॉपी रख देंगे कि, या लेट्स सपोज मॉड्यूल ही जाके आपने रख दिया, कोचिंग की शीट रख दी कि ये 4th क्वेश्चन बता दो सर, तो कुछ नहीं करेगा, वो बस सवाल का सॉल्यूशन लिख देगा। आपको आर्ग्यूमेंट करना है। कौन कहता है आर्ग्यूमेंट करना गलत बात है, लेकिन एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि सर ये ऐसे क्यों कर दिया, ये कर दे तो क्या होगा, मैं सर ये कर रहा था, मुझे ये गलती नजर आ रही थी, तो सर मैं क्यों नहीं, ये मेरे को क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप कई बार गलत कॉन्सेप्ट भी अपने, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से भी कुछ कुछ चीजें बना के और कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के गलत कर देता है। ये एक नॉर्मल बात है। तो अगर आपके हिसाब से जो आपने, देखो मैंने आपको कुछ चीज समझाई, लेकिन जरूरी नहीं है आपके वैसे ही समझ में आई जैसे मैं समझाना चाहता हूं, तो फिर करोगे क्या। फिर आपको वो सवाल पूछना पड़ेगा जाके कि सर ये ऐसे ऐसे मेरे तो ये समझ में आया है। तब आपको और क्लैरिटी आएगी, आपका सब्जेक्ट और ज्यादा इंप्रूव होगा। तभी कहते हैं रिवीजन, डाउट, आप पूछते रहो। खैर, अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ कुछ सलाह है जो मैं आपको ऐसे, मतलब मेरा काम तो है कि मतलब पूरा एक ऐसी चीज बनाई जाए
तभी मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ, आराम से लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने बहुत समय लिया है इसको डिज़ाइन करने के लिए। और खैर, अब हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट के सवालों के बारे में बात करते हैं। छोड़ो, खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, ज्ञान पेलने वाली बातें तो। ज्ञान वैसे भी यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। हाउ टू क्रैक एग्जाम इन 15 days, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से ही होगा। तो टर्निंग पॉइंट, अब ये टर्निंग पॉइंट का सवाल जब हमने पहले अटेम्प्ट किया था तो बहुत बड़ा सा अटेम्प्ट किया था। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ, और अब हम ग्राफ का यूज करके, और आपको भी हमेशा टर्निंग पॉइंट का सवाल ग्राफ से ही सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा ग्राफ से, जब भी ऐसे इक्वेशन का सवाल आए तो आप ग्राफ ही बनाना, भाड़ में जाए, आपको खुद ही पता चल जाएगा टर्निंग पॉइंट का सवाल है या टर्निंग पॉइंट का सवाल नहीं है। लेट्स सपोज आपको इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t² प्लस 6t। क्लियर है? आपको बतानी है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट में तो आपको पता है दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप क्या करो, आप सिंपल, पहले मैं ग्राफ नहीं यूज कर रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा हूं। तो बच्चे ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, यानी कि एक्स इनिशियल का मतलब है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, खाली टू बचेगा। एक्स फाइनल टी इज इक्वल टू टू पे, क्योंकि 2 सेकंड पे पूछा है ना, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप जब इसमें 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2। तो ये आ गया 2 माइनस 12 प्लस 12। तो ये कितना आ गया जी, 2। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल 2 माइनस 2 0। लेकिन अब बात है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे आ गया, अब डिस्टेंस की कैसे बात करूं। तो आपको दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पार्टिकल चला है, इसका मतलब वो घूम के वापस अपनी इनिशियली भी वही है, फाइनली भी वही है। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो रुका हुआ है, और अगर चल रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है घूम के वापस आ गया है। यही तो टर्निंग पॉइंट है। तो मैं अब डिस्टेंस कैसे निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस या माइनस। अब टर्निंग पॉइंट की देखने से पहले हमने बताया पहचान कैसे होती है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये टर्निंग पॉइंट का सवाल नहीं होता। अगर यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, प्लस माइनस अगर आ जाए तो टर्निंग पॉइंट का सवाल बनेगा। कैसे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम बच्चे, dx/dt। आपका होगा ठीक है सर, 2 तो कांस्टेंट है, इसको 0 आ गया, माइनस 3 को तो बाहर ले लिया, t² का 2t यानी कि 6t, और ये t का आ जाएगा 1, 6 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फंक्शन आया -60 + 6। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो यहाँ से मुझे कुछ एक बढ़िया इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये -60 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये t इज इक्वल टू आ गया जी तुम्हारा 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड वो टाइम है जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ है, 2 पे है। ये गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 पे ये ऐसे। अब 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप ये वेलोसिटी देखो, क्या देखो आप, वेलोसिटी देखो, तो t इज इक्वल टू, अगर मैं 1 की बात करूं तो t इज इक्वल टू 1 रखो इसमें। t इज इक्वल टू 1 रखते ही आपके समझ में आएगा कि x कहाँ है। तो 2 माइनस 3 प्लस 6, ये कितना हो गया, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी कि x इज इक्वल टू 5 मीटर पे पहुंच चुकी है गाड़ी, और यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0। तो गाड़ी ऐसे चली रही है। फिर एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 तो यही निकाल रखा है, कितना है, 2 पे। यानी कि गाड़ी वापस चलना शुरू हुई और वापस कहाँ पहुंच गई है, यहाँ। ये t इज इक्वल टू, ये t इज इक्वल टू 1 पे है, और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये वापस आई, कितना चली, 2 से 5 जाने में 3 मीटर यहाँ चली।
और 3 मीटर यहाँ चली होगी वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 6 मीटर। डिस्टेंस कितना आया, तुम्हारा आंसर आ गया, डिस्टेंस आया 6 मीटर। तो ये इतना सब कुछ आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, जब मैं ट्रेडिशनल उससे करता हूँ कि ऐसे ऐसे, तो ये देखो आपको क्या सोचना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सीधा है, उसके डिस्टेंस के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही, तो जीरो हो रही है वेलोसिटी, जब जीरो तो टाइम 1 सेकंड पे क्या है, जीरो है। अगर ये प्लस होता है यहाँ पे क्या होता, प्लस होता, रेड पेन का यूज करता हूँ, अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता, तो क्या टी कितना आता, -1, विच इज इम्पॉसिबल। यानी कि फिर वेलोसिटी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। समझ रहे हो आप। तो अब इस सवाल को सर इतनी भसड़ में नहीं घुसना, क्योंकि पेपर में ये थोड़ा ना याद रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब मैं इस सवाल को ग्राफ का यूज करके देखो कैसे निपटाता हूं इसको, और आपको जो यही अप्रोच लेनी है, ये ही अप्रोच लेनी है, ठीक है। यानी कि आपको, आपने सवाल पढ़ा, सवाल आ गया 2 - 3t², कोई भी सवाल हो मुझे कोई ध्यान ही नहीं रखना, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। आप मुझे वीटी ग्राफ में चीज़ों को बनाना है, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा मुझे, सीधा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपने आप पता चल जाएगा। तो मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की कहानी बतानी है, चाहे कितने की भी बतानी हो वो बात की बात है। पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 - 60 + 6। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा वीटी। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m कितना है, -6, कंपेयर कर लो। c कितना है, 6, तो c 6 यहाँ हो गया। अब लाइन कैसे, ऐसे आनी चाहिए, ऐसे स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो एंगल ऑब्ट्यूस बनना चाहिए, तो लाइन सीधी सी बात है ऐसे खींचेगी। आप कहोगे हाँ सर। एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी क्या आ रही है तुम्हारी, जीरो। ये वेलोसिटी जीरो आ रही है, तो ये पॉइंट आप यहाँ से निकाल लोगे सीधा, तो ये कितना आ रहा है पॉइंट तुम्हारा, 1 सेकेंड। भाई v इज इक्वल टू जीरो, आप देखो ना, तो आप सीधा पुट कर लो। क्या पुट करो आप, क्योंकि मुझे यहाँ तक पूछना है ना, यहाँ तक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक बार आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसके अंदर रख लो, वेलोसिटी के अंदर आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, -6 × 2 + 6 -12 + 6 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 ऑलरेडी आपको यहाँ से बना लिया आपने, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी जीरो, ये यहाँ से आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ना, ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया कितना हो गया जी, A1 हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो 1 इंटू 6। सिमिलरली A2 क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 1, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1 हुआ ना, 2 - 1 गया 6, तो 3 मीटर ये हुआ, और 3 ही ये हुआ, एरिया हो गया ना। अब एरिया को, ऊपर वाला ये एरिया क्या होता है, पॉजिटिव, ये एरिया क्या है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 - A2 होगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए A1 + A2, तो आप सीधा बता सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस क्या हो गया 6 मीटर। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये तो टर्निंग पॉइंट हो, या फिर सिंपल सवाल भी हो। लेट्स सपोज अब मैंने इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू t² + 4t + 6, ये आ गया। आपको बताना है t इज इक्वल टू, स्टार्ट हुआ है 0 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या बताना है जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ एक बार के लिए, ठीक है। सो वेलोसिटी आप निकालोगे, क्या आ जाएगा, 2t + 4 आएगा, नहीं आएगा। y इज इक्वल टू mx + c। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बच्चे, v ऐसे बनाओगे, t ऐसे बनाओगे, स्लोप क्या है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है +4, यहाँ आ गया, तो इंटरसेप्ट ऐसे बनेगा ग्राफ। अरे पॉजिटिव बनेगा, नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि लाइन कुछ ऐसे खींचेगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बार बताओ, क्या वेलोसिटी यहाँ से क्या चेक करना है, क्या वेलोसिटी जीरो हो रही है, नहीं हो रही है। आप वेलोसिटी जीरो चेक कर लो, क्या आ जाएगा, 2t + 4 इज इक्वल टू जीरो, सो t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। कोई मतलब नहीं है इसका, तो यहाँ से पता चल गया, इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा इधर ही बढ़ेगा, जीरो तो आएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, लाइन ऐसे चलेगी। t इज इक्वल टू 4 और रख के देख लो, यहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कितना, 2 × 4 + बच्चे 4, यानी कि 8 + 4 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आ गया कुछ इस तरीके से, कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड।
कहाँ पे, t इज इक्वल टू 4। आपको क्या बताना है बच्चे, ये कितना था 4। आपको क्या बताना है, एरिया। अब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं क्योंकि पॉजिटिव ही एरिया है। तो इसका मतलब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, एरिया ट्रेपजियम बन रहा है ना, हाफ इनटू पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सम, यानी कि ये कितनी है 4, ये कितनी है 12, 4 + 12 कितना हो गया जी 16, इनटू इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना हो गया जी 4, ये कितना हो गया 2, यानी कि 32 मीटर आंसर। तो आपको टर्निंग पॉइंट का सवाल हो नहीं हो, आपको किससे बनाना है, वो ग्राफ बना लेना है आपने। समझ रहे हैं आप। जैसे ही आप t इक्वल टू 4 रखेंगे आपको पता चल जाएगा जहां के लिए वो पूछ रहा है। जैसे कि हमने जब इस सवाल की अगर मैं अप्रोच की बात करूं, जैसे ही आपने t इक्वल टू 2 सेकेंड रखा, ये +6 था, ये आपको पता चल गया -6 पहुंच गया है। -6 तो यहाँ है, यानी कि ग्राफ इसको क्रॉस करा होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे पास पार करके ही आई होगी ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पहुंचने के लिए ये इसको तो पार करना पड़ेगा ना भाई, ये एक्स एक्सिस को तो ये टी, ये जो एक्सिस है इसको तो कट करेगी ना, इसको कट करने का मतलब है वेलोसिटी का 0 होना। तो ये थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा दिमाग आप अगर चलाओगे तो आपको अप्रोच पर यही वाली अप्रोच लेनी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल भी मैंने आपको करके बता दिया, तो ये वाला आप कभी अटकोगे नहीं, आपको ग्राफ का इस्तेमाल भी धीरे धीरे और आपका बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल हम शुरू करेंगे कहाँ से, ग्राफ का कन्वर्जन बचा अब आखिरी, फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे आ जाएंगे, तो ग्राफ का कन्वर्जन हम स्टार्ट करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।